मंच पर विराजमान मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, इटली के एम्बेसडर एक्सलेंसी डेनियल मानुसेनी, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, प्रोफेसर राजन वेलुरकर जी, प्रोफेसर चार्ल्स सुजोस्की, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस महात्मा मंदिर का निर्माण गुजरात की जब गोल्डन जुबिली ईयर हम मना रहे थे 2010 में, तब सोचा था कि गांधीनगर है तो गांधी जी की याद में भी कोई व्यवस्थाएं विकसित होनी चाहिए। और आपको आनंद होगा कि हमारे देश में भी ऐसा निर्माण 182 डेज में हो सकता है। इस महात्मा मंदिर का प्रमुख हिस्सा 182 दिन में तैयार करके हमने 2011 का हमारा वाइब्रेंट समिट यहां पर किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास अपार क्षमता है, विपुल संभावनाएं हैं और ढेर सारी आकांक्षाएं हैं। आवश्यकता है उसको समझे, उसे जोड़ें और देशवासी इसके लिए जुट जाएं तो सब कुछ संभव है। हम लगातार विचार विमर्श का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक कन्विक्शन है कि देश के भिन्न भिन्न भागों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देश के विद्वज्जनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया से भी बहुत कुछ सीख करके हमारे देश के काम लाया जा सकता है। तो ये अवसर हम गुजरात के लोगों के लिए सीखने का अवसर है, जानने का अवसर है, समझने का अवसर है और हमें ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में आप आए हैं। इसलिए मैं हृदय से विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक प्रकार से भारत का युवा मन, एक प्रकार से भारत के युवा शिक्षा विद्या का रूप, इसका एक लघु रूप आज इस महात्मा मंदिर में इकट्ठा हुआ है। मुझे बताया गया इस कार्यक्रम में यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स मिलाकर के 33 राज्यों से इस समारोह में लोग शरीक हुए हैं। हिंदुस्तान के 100 से अधिक वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर
इस समारोह में मौजूद है। ये जो समिट चला उसमें विश्व में जिनकी गणना होती है, ऐसे स्कॉलर, इनोवेटर्स 84 जिन्होंने आकर के इन भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंस के हिस्सों को संबोधित किया है। 1500 से अधिक प्रोफेसर्स, टीचर्स इसमें शरीक हुए हैं। गुजरात के 1500 विद्यार्थी हैं, तो गुजरात बाहर से 3000 से ज्यादा विद्यार्थी यहां मौजूद हैं। यहां करीब 40 देशों के 200 के अधिक स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा के लिए चिंता करने वाला ये प्रयास, उसकी उपस्थिति को देखा जाए तो भी ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसमें सहयोग देने वाले, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के सब लोग, यूनिवर्सिटी के सारे साथी और देश के अन्य कोनों से जिनकी मदद मिली, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम लोग लंबे अरसे से एक बात सुनते भी आए हैं और हम बोलते भी हैं। यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात है? कभी तो सोचें, क्या कारण है? हजारों साल की परंपरा, हजारों साल पुराना ये समाज, ये हस्ती मिटी क्यों नहीं? हमले कम नहीं हुए, संकट कम नहीं आए, दुविधाएं नहीं है ऐसा नहीं है, प्रलोभन नहीं है ऐसा, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी हस्ती मिटती नहीं हमारी। कारण क्या है? मतलब कई कारण कई लोग बता सकते हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन मैं जो कारण देख रहा हूं वो है कि हमारे पूर्वजों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट था ह्यूमन वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, मानव समाज के निर्माण के लिए शक्ति जुटाई थी। हर युग में, हर पल, हर समाज में, हर नेतृत्व ने निरंतर उसमें विकास किया। व्यक्ति के निर्माण पर बल दिया गया और व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा और दीक्षा, गुरु और शिष्य, संस्कार, संक्रमण, इन उत्तम परंपराओं को हमने विकसित किया और जिसके कारण एक ऐसे समाज की रचना हुई जो ज्ञान पर आधारित थी, उसके सारे पैरामीटर डायनेमिक थे, वे बदलाव को स्वीकार करने वाली व्यवस्था वाले थे, युगानुकूल परिवर्तन को स्वीकार करने वाला समाज बनाया।
ये जो ज्ञान की परंपरा की हमारी जो विरासत है, और इसी के भरोसे आज हम कह सकते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अगर लॉर्ड मैकालो ने हमला बोला तो शिक्षा परंपरा और व्यवस्थाओं पर होता, बाकी किसी ने हमको डुलाया नहीं, हिलाया नहीं, डराया नहीं, लेकिन ये एक ऐसा इंजेक्शन हो गया जिसने हमारे भीतर की शक्ति को झकझोर डाला। समय की मांग थी कि देश की आजादी के बाद विश्व को क्या चाहिए, आने वाली कल कैसी होगी, समाज कैसा होना चाहिए, क्या यह देश विश्व को कुछ देने का सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है? क्या इस देश ने विश्व को देने का अपना मन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या ऐसे बड़े सपने संजोने चाहिए कि नहीं संजोने चाहिए? उन मूलभूत बातों को अगर उठाया होता और उसी को लेकर के हम आगे चले होते तो हमारी उन पुरानी विरासत, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको आगे लेते हुए, उसमें जो आधुनिकता के बदलाव की जरूरत थी उस बदलाव को स्वीकार करते हुए हम नवी व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास करते तो आज हम विश्व को कुछ देने के लिए योग्य बन जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अभी भी वक्त है, कुछ कठिनाइयां जरूर होगी, लेकिन रास्ते अब भी खोजे जा सकते हैं, मंजिल अब भी पार की जा सकती है और मानव जात के कल्याण के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत यह हमारी पवित्र भारत माता की भूमि बन सकती है। ये सपने हमने संजोने चाहिए। आज कठिनाई क्या हुई है? कभी हम सोचे हमारा शिशु मंदिर का बालक वहां से लेकर के यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर बनने तक की यात्रा में कभी सवाल उठता है कोई लिंक है क्या हर जगह पे हमें बिखराव नजर आता है? अगर ये पूरी विकास यात्रा इंटीग्रल नहीं है, अगर वो सर्कल के रूप में है, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, दूसरा सर्कल, तो मैं समझता हूं मनुष्य के विकास के उसको जोड़ेगा नहीं। अगर वो छोटे सर्कल में है तो वहीं रहेगा, बड़े सर्कल में तो वहीं रहेगा, उससे बड़े सर्कल में है तो वहीं रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। और इसलिए जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तब एक छोर से हम शुरू करें, राउंड करते 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 उसी सर्कल को बढ़ाते चले, विस्तार करते चले व्यक्तित्व का, जो व्यक्ति से लेकर के समूह से समाज से समष्टि तक अगर उस यात्रा को आगे बढ़ाता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास होता। हम वो लोग हैं जिसने कहा है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। हमारे यहां ये कल्पना नहीं कोई ईश्वर पैदा होता, ये कल्पना नहीं है। हमारे यहां है कल्पना कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए, यानी व्यक्ति के विकास की ऊंचाई को ईश्वर तक ले जाने का सामर्थ्य हमारी सोच में रहा। हमें आवश्यकता है कि उसके लिए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना पड़ेगा। हमने एक छोटा प्रयास किया। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां एक पूरे देश में एक व्यवस्था है, अंग्रेजों के जमाने से आई होगी। जब स्कूल से हम पढ़ करके निकलते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, और जहां भी जाते हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहते, दिखाते रहते हैं।
और देश के करोड़ों करोड़ों नागरिक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के शब्द एक ही प्रकार के हैं। एक ही सॉफ्टवेयर से निकले हुए सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देने वाले को भी पता है क्यों दे रहा है, लेने वाले को भी पता है क्यों ले रहा है। फिर भी गाड़ी चल रही है। किसी ने सवाल पूछा कि क्यों, क्या उपयोग है इसका? किसी ने पूछा क्या? और मुझे बताइए, सर्टिफिकेट मिल गया तो मान लिया जाए? आवश्यकता क्या है? मैंने हमारे सरकार में सुझाव दिया है, उस पर अभी काम चल रहा है। क्यों न हम बालक को एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, बारी बारी से उनसे संवाद करके निकाला जाए, उनकी दिनचर्या को देखा जाए, उनके फैमिली को देखा जाए, तो ध्यान में आएगा कि भाई ये बड़ा साहसिक है, इसका में एप्टीट्यूड है। क्यों न उसको प्रेरित किया जाए, कभी सेना के जवानों से मिलवाया जाए, कभी आर्मी कैंटोनमेंट देखने के लिए लिया जाए, ऐसे बच्चों का टूर प्रोग्राम भी वही हो तो लगे हाँ यार जिंदगी है। स्कूल के 10 बच्चे हैं, उनके हाथ में कोई भी चीज आई तो तोड़ फोड़ करके देखते हैं अंदर क्या है। मतलब उसके दिमाग एप्टीट्यूड है रिसर्च करने का, वो जानना समझना चाहता है। तो ऐसे बच्चों को इकट्ठे करके उनका टूर प्रोग्राम कोई अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जहां इस प्रकार के रिसर्च होते हो, वहां ले जाओ, कितने मन से देखेगा। लेकिन हमारे यहां तो टूर प्रोग्राम होता है तो कैसा होता है, सब उदयपुर देखने जाए, सब ताजमहल देखने जाए। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, हम माइंड अप्लाई नहीं करते। चलती है गाड़ी, चलती है। अब इसके लिए कोई बहुत बड़ा पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन करना पड़ेगा क्या, कानून बनाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। हमने सिलेबस को बल दिया है, आवश्यकता है हम एक एक बच्चे को सेलिब्रिटी माने और उसके जीवन पर बल दें, हम फिर क्या बदल सकते हैं? मैं रात देर से आया तो ऐसे ही दिन भर क्या खबरें होंगी तो मन कर गया टीवी देखें। हमने टीवी चालू किया, उस टीवी पर एक ऐसा विवाद चल रहा था कि किसी स्कूल में बच्चे सफाई का काम कर रहे थे, झाड़ू पोता कर रहे थे, अपनी स्कूल साफ कर रहे थे, और विवाद ये था कि बच्चों से ऐसा काम क्यों लिया जाता है। मैं हैरान था मित्रों। हमारे यहां तो इवन गांधी जी समेत सब कह रहे थे भाई श्रम हमारी शिक्षा के केंद्र में होना चाहिए, उसको सारी चीजें उससे करवानी चाहिए, बालक तभी तैयार होगा। हमारे देश का वर्तमान मीडिया की वो जो भी चैनल हो, मैं सबको दोष नहीं दे सकता हूं, जिसने भी किया मैं हैरान था। अब पता नहीं उस बच्चे उनके कोई सी बच्चे को स्कूल में एडमिशन न मिला और झगड़ा हो गया हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर हम श्रम कार्य ये हमारे देश में शिक्षा का हिस्सा था, लेकिन आज माना जाता है कि ये जो शिक्षा के व्यापारी लोग हैं ये बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, डिगना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अगर हमें व्यक्तित्व का विकास करना है तो समाज को भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अब इसका महत्व क्या है, क्या जरूरत है? मैं नहीं मानता मित्रों, जैसे पूरी सृष्टि की रचना में हमारे यहां जो माइथोलॉजी में कंसेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का जिस प्रकार से होना जरूरी है, उसी प्रकार से
शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास की जब बात होती है तब सिर्फ हेड से काम नहीं चलेगा। सब दिमाग में मसाला भरते रहे तो वो रोबोट की तरह कहीं जाकर के उगलता रहेगा, उससे आगे दुनिया नहीं चलेगी। और इसलिए सिर्फ हेड नहीं, हार्ट, हेड एंड हैंड, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि के सर्जन के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से हमारी पूरी कार्यशैली के बीच में इन तीनों चीजों का मेल होना जरूरत है। हार्ट, हेड एंड हैंड। उसकी उर्मियां, उसकी भावनाओं, उसके भीतर पड़ी हुई ललक, उसके हृदय के स्पंदन उस व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसका हेड जितना सामर्थ्यवान होगा, जितना फर्टाइल होगा, जितना इनोवेटिव होगा, जितना क्रिएटिव होगा, वो एक ताकत के रूप में उभरेगा। लेकिन अगर उसके हैंड बेकार है, कौशल्य नहीं है, अगर वो किसी के काम नहीं आते हैं या किसी काम में जुड़ते नहीं है, तो उस व्यक्ति का और एक अच्छी किताब के बीच में कोई फर्क नहीं है। हमें इंसान किताब के रूप में नहीं चाहिए, हमें इंसान जीती जागती व्यवस्था के रूप में चाहिए, जो व्यवस्थाओं को विकसित करने का हिस्सा बनना चाहिए। और इसलिए हमारी शिक्षा मनुष्य के उस रूप को बनाने में आज कामयाब है कि नहीं, उस तराजू पर तोलने की आवश्यकता। और जब मैं हैंड की बात करता हूं तब आप देखिए, प्राइमरी स्कूल में जितने बच्चे दाखिल होते हैं उसमें से कुछ छूट जाते हैं, थोड़े आगे सेकेंडरी में जाते हैं, फिर कुछ छूट जाते हैं, फिर हायर सेकेंडरी जाते हैं, फिर कुछ छूट जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। कुछ तो कॉलेज में इसलिए जाते हैं आपने सोचा, वो मैंने नहीं सोचा। कुछ इसलिए जाते हैं, जाए तो जाए कहां। और उसमें भी कहीं पर नौकरी के लिए जाते हैं तो कहते ठीक है भाई, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है सब है, लेकिन ये आता है क्या? तो कहता नहीं, वो तो नहीं सिखाया। तो फिर उसको लगता है यार मैंने जिंदगी क्यों खराब की, 4 साल कॉलेज में क्यों गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था से उस प्रकार के जीवन तैयार हो, उस प्रकार की शख्सियत तैयार हो, उस प्रकार की शक्ति तैयार हो जिसको समाज खोजता हो। अरे भाई मेरे यहां आओ, जरूरत है, तुम्हारे पास ताकत है, मेरे यहां तुम्हारा काम लगाओ, हम मिलकर के कुछ करेंगे। ये स्थिति हमने पैदा कर दी और हमारी कोशिश है कि व्यक्तित्व को उस दिशा में ले जाए। उसी प्रकार से पता नहीं क्यों हमारे यहां व्हाइट कॉलर जॉब, इसका पता नहीं क्या ऐसा बन गया है जिसने हमारा बहुत नुकसान किया है। कोई छोटा मोटा काम करना यानी बुरा है, ये सोच बन गई है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसको भी लगता है कि मैं कुछ ऐसा नया करूं, कुछ अच्छा काम करूं। ये हम समाज का स्वभाव कैसे बनाएं कि बैंक में जाकर के टेबल पर फाइलों पर साइन करने के बजाय या चेकबुक गिनते रहने के बजाय भी तो कोई काम हो सकता है दुनिया में। एक बार मैं एग्रीकल्चर के कार्यक्रम में गया था, हमारे कृषि विभाग का कार्यक्रम था और किसानों को अवार्ड देना था। मैं गया तो मैंने सोचा गए सब वयोवृद्ध तपोवृद्ध लोग होंगे। मुझे उस दिन इतना आनंद हुआ कि करीब 35 लोगों को
कृषि कार को इनाम देना था, उसमें से 27-28 35 से कम आयु के जींस के पैंट पहने हुए किसान थे। करना चाहते हैं, मैंने क्या सोचा, तो बोले हमारे यहां गुजराती में शब्द है तबेला, जिसमें गाय भैंस रखते हैं बड़ी संख्या में, आज उसको डेयरी कहते हैं। उसने कहा मैं गाय भैंस रखूंगा, उनका लालन पालन करूंगा और दूध का एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करूंगा। मैंने कहा यार गुजरात में क्या करोगे, अमूल है जो दिनेश सिंह की रगों तक पहुंच गया है। उसने कहा भले रहा अमूल साहब, मैं करके दिखाऊंगा। ये जो मन की रचना तैयार हुई, वो सिर्फ किताबों से नहीं हुई है। हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट करना, हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट किया है क्या हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में, हमारे कॉलेज में, जहां आज किसने कितनी सेंचुरी की, कितने कितने रन बनाए, उसी में समय जाता है। किसके फिल्म शो कौन सा चल रहा है, अगले फ्राइडे को क्या आएगा, किसने ज्यादा कमाई की, इसमें जाता है। नई फैशन क्या है, इसमें जाता है। क्या हम ऐसे कैंपस एनवायरनमेंट में दुनिया कहां जा रही है, नए इनोवेशंस क्या आ रहे हैं, जगत पर किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी किस प्रकार के प्रभाव पैदा कर रही है, ऐसी सहज बातों का माहौल बनता है क्या। और ये एकांत कैटलिक एजेंट हो, एकांत प्रोफेसर ऐसा होता है वो माहौल बदल देता है, बना देता है, और उसके कारण एक बदलाव आता है। ऐसा कहते हैं कि बनारस में एक समय था, वहां की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि गली मोहल्ले में कोई भी आते जाते शास्त्र में बातचीत करते थे, जीवन की समस्याओं की चर्चा भी शास्त्रों को कोट करके करते थे। सहज रूप से शास्त्र जीवन का हिस्सा बन गया, और उसी के कारण बनारस आज सदियों के बाद भी उस नाम से जाना जाता है, उसकी पंडिताई के लिए जाना जाता है। और सारा इनफॉर्मल था, सब कुछ इनफॉर्मल था। क्यों न हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करने की दिशा में एक एनवायरमेंट क्रिएट करें। अब सारी दुनिया जानती है कि जिस प्रकार से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे बड़े रिवॉल्यूशन का कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, उसने जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। 21वीं सदी में ईटी का प्रभाव रहने वाला। क्या अभी से हमने अपने आप को ईटी के लिए तैयार किया है? क्या हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे रिसर्चर्स, एंड व्हेन आई से ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया में एक पैरामीटर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी हो रहा है कि हमारे पास ऐसा बुद्धिदम है जो पूरे एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में पूरे लीड करे, पूरे विश्व को नए रास्ते दिखाए। अगर आईटी के माध्यम से हम जगत के अंदर अपनी जगह बना पाए, हमारी इंजीनियरिंग स्किल के माध्यम से ईटी के क्षेत्र में भी 21वीं सदी में हम जगत में अपनी जगह बना सकते हैं। दुनिया की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे यहां हमने आईटीआई का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो स्किल डेवलपमेंट का हो या टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का, उसका शिशु मंदिर यानी आईटीआई, उसके सबसे नीचे धरती की इकाई छोटे छोटे बदलाव किए। हमारे राजेंद्र जी भी कह रहे थे, इसमें डिसिप्लिन का विषय है, कुछ चीजें कैसे बदलाव आती है, हमने प्रतिष्ठा कैसे देनी चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग हमारे यहां किया कि जो बच्चे 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा बेचारे आगे पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं, अब तब उसकी मैच्योरिटी शुरू होती है, उसको लगता है यार मेरे तो स्कूल छोड़ दी, जीवन बर्बाद हो गया, कुछ करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि वहां दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो आगे बढ़ी, मन में उसकी इच्छा तो जगी, लेकिन हम उसकी इच्छा के अनुकूल कोई व्यवस्था विकसित नहीं करते। एक छोटा सा प्रयास हमने किया,
कि जो बच्चा 7वीं कक्षा से स्कूल छोड़ दी है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और मान लीजिए वो ITI करता है और 2 साल करता है, तो हमने उसको इक्विवेलेंट टू 10th मान लिया और उसको सर्टिफिकेट दिया। वो बाहर ITI कहने से शर्माता था बेचारा। कोई पूछता था क्या पढ़ते हो, तो दूसरे विषय में उसको शर्म आती थी। इसके कारण उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। नहीं, मैं 10th पास हूं। तो अपने यारों को, दोस्तों के बीच में कह रहा है, जो 10th होकर के ITI में गया और 2 साल किया, हमने इक्विवेलेंट टू 12th बना दिया। वो कहने लगा, हाँ मैंने 12th पास किया। 12th का इक्विवेलेंट बनाने के कारण उसके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए दरवाजे हमने खोल दिए। यूं तो स्कूल छोड़ दी थी 8वीं कक्षा में, लेकिन इस ITI के कारण उसकी जो टैलेंट थी, उसका जो एप्टीट्यूड था, उसको अवसर मिला तो वो चला आया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग गया और उसको इन विषयों में रुचि होने के कारण वो बहुत आसानी से 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाला बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, डिग्री इंजीनियरिंग की ओर चला गया। हमें दरवाजे खोलने होंगे। हम 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा की उस कारणों से जिसने अपने जीवन को बेचारा रुक गया है, उसको रुकने न दें। हमें दरवाजे खोलने होंगे, उसको अवसर देना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे शिक्षा शास्त्री यहां बैठे हैं। हम इस बदलाव को कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं और एडॉप्ट करके तो उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ना हम बच्चों को उसके एप्टीट्यूड के अनुसार कोई काम दे सकते हैं? मैं बताऊं, गुजरात में सरकार में मैंने एक प्रयोग किया। वैसे वो सरकारी व्यवस्था में इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है और वो जरा मेरे में ज्यादा ही है। सरकार में पद्धति क्या होती है, हर अफसर ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जो निर्धारित काम है उसी के दायरे में अपना अपना सोचता रहता है, करता रहता है और धीरे धीरे वो रोबोट जैसा हो जाता है। उसको मालूम है कि दिन में 6 फाइल आने वाली है, ऐसा ऐसा करना है, तो सब मालूम होता है उसको। वो ज्यादा हमने एक छोटा प्रयोग, हमने अफसरों के लिए कार्यक्रम बनाया, स्वांतः सुखाय। सरकारी कामकाज के अलावा उसके मन को जो आनंद दे, ऐसा एक काम को चुने और वो करे। मुझे इतना आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं कि सैकड़ों हमारे सरकारी अधिकारी उनकी निर्धारित नौकरी के अलावा अपनी पसंद का एक काम लेते हैं, उसमें जी जान से जुड़ जाते हैं, इतने इनोवेटिव होते हैं, इतने रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं और साल 2 साल में उस काम को पूरा करते हैं। ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर होने के बाद भी अपने यार, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। देखो, मैं जब यहां कलेक्टर था तो मैंने ये काम किया था। उसको इतना संतोष मिलता है जीवन का, उसके एप्टीट्यूड के अनुकूल उसको एक अवसर दिया जाए। अगर इतनी जड़वे सलाख सरकारी व्यवस्था में यह हो सकता है तो शिक्षा में तो आसानी से हो सकता है। ये मेरा मत है। और इसलिए भाइयों, ये जो हमारा मंथन है, जो मोदी कह रहा है, वो अल्टीमेट नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। लेकिन क्यों ना हम इस जोत को जलाए तो सही, शुरू तो करें, कहीं तो स्पार्क तो करें। मिले, बैठे और सपना देखें 21वीं सदी में विश्व को कुछ देने का सामर्थ्य देखें। और एक बात निश्चित है, लोग कहते हैं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी। अब 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, क्या मतलब क्या भाई? कुछ तो बोलो, डिफाइन करो, कैसे, क्या? लेकिन अगर हम पुरातन काल में देखें, जब जब मानव जात ज्ञान युग में जी रही थी, हर हमेश हिंदुस्तान ने मानव जात का नेतृत्व किया। 21वीं सदी भी नॉलेज की सदी है, ज्ञान की सदी है।
और 21वीं सदी अगर नॉलेज की सदी है तो हम लोग उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने लीड करना चाहिए। दूसरा हमारा पॉजिटिव ताकत हमारी यह है, वी आर यंगेस्ट नेशन। 65% पॉपुलेशन हमारा 35 से नीचे है, 35 से बिलो है। जिस देश के पास इतनी जवानी भरी हो, देश क्या नहीं कर सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये वो नौजवान है जो उंगली पर दुनिया को अपने नचा सकने का आईटी के माध्यम से ताकत रखते हैं। ये हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर उस नौजवान को हुनर मिले, कौशल्य मिले, सामर्थ्य मिले, अवसर मिले, वो नौजवान विश्व के अंदर अपनी ताकत दिखा सकता है। और उस भरेश्वर को लेकर के हम आगे कैसे करें। चीजें ऐसी है हमारे पास जिसको लेकर के हम दुनिया में पहले से एक कदम आगे होने की ताकत रखते हैं। अगर इन सपनों को लेकर के हमारी नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की सोच कैसे बदले, हमारी कॉलेज की सोच, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की सोच कैसे बढ़े। हम सिर्फ नौकरशाहों को पैदा करने के लिए इतना बड़ा शिक्षा क्षेत्र चलाने की जरूरत क्या है। हमें तो समाज निर्माताओं को तैयार करना, युग निर्माताओं को तैयार करना, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का काम करना है। और उस बदलाव को लेकर के हम हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सोचें। मुझे विश्वास है कि 2 दिन का मंथन और पिछले 7 दिन से चल रहे सारे इस प्रयास हमें कहीं न कहीं तो अमृत निकाल करके देंगे। और ये हम टोकर कार्य करने के हम लगातार इसके लिए करते हैं। पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के लेवल पर काम किया इस पर। पिछले वाइब्रेंट समिट में हमने दुनिया की 45 यूनिवर्सिटीज को बुला करके एक वर्कशॉप किया। उसके बाद हमने फिर से लॉर्ड वीकू पारेख जैसे लोगों को बुला करके एक इन हाउस मंथन का काम किया। आज एक बड़े, यानी हम रेगुलर इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। या अचानक काम नहीं कर रहे। इसमें से भी हम और आगे कदम उठाएंगे और आगे कदम सोचेंगे। हमारी कोशिश है, हमें गुजरात पर कुछ करना है। हमारी कोशिश है गुजरात को सीखना चाहता है। देश के बुद्धिजीवियों को हमने बुलाया है, उनसे सीखने के लिए बुलाया है। हमारे मन में पड़े हुए विचार, क्योंकि हम शिक्षा शास्त्री नहीं है, हम एक दूसरी दुनिया के इंसान हैं। वहां दिन रात अलग चीजें चलती हैं। लेकिन हम गुजरात के लिए, और कहीं तो कुछ शुरू हो, और कहीं कुछ शुरू हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उस परिवर्तन लाने के प्रयास के हिस्से के रूप में हम आए हैं। सेंटर फॉर एक्सेलेंसीज की और हमें बल देना होगा। कभी कभी तो हमने देखा है कि गांव का एक किसान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से ज्यादा बढ़िया काम करके देता है। उस गांव के किसान ने एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में काम किया हुआ और एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट कर रहा है काम। उससे अगर वो 2 कदम आगे है तो दोनों को जोड़ने की जरूरत है। दोनों को जोड़ने की जरूरत है। एक वेटरनरी डॉक्टर से ज्यादा एक पशुपालन करने वाली अनपढ़ महिला उस पशु को कैसे केयर करना चाहिए, वो ज्यादा दूध कैसे दे, वो ज्यादा जिंदगी कैसे जिए, एक अनपढ़ पशु पालन करने वाली मां ज्यादा जानती है। दोनों को जोड़ने की जरूरत है। इन चीजों को हम बल देंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं फिर एक बार आप सब लोग यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। लता जी का तो गला बिल्कुल बोल नहीं पा रही, उसके बाद भी इस कार्यक्रम के लिए शरीक हुई। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके प्रेरणादायी प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये उद्घाटन समारोह यहाँ समाप्त करते हैं। With that, we conclude this inaugural